गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम रिजवाना शेख है। मैं आज आपको इतिहास विषय के अंतर्गत पाठ नंबर 4 आर्थिक विकास सिखाने वाली हूँ। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। दिनांक क्या है बच्चों आज की? यस, वेरी गुड। 9/8 विषय क्या है हमारा? इतिहास। इतिहास कक्षा 9वीं। तो आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 4 आर्थिक विकास। आर्थिक विकास। इतिहास के अंतर्गत हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 4 आर्थिक का विकास। तो आर्थिक का विकास इस पाठ का आज हम अध्ययन करेंगे। ये हम इसके अंतर्गत हम स्वतंत्रता के उपरांत की, स्वतंत्रता के बाद की अर्थव्यवस्था को जानेंगे कि स्वतंत्रता के बाद की अर्थव्यवस्था क्या थी और उसको सुधारने के लिए क्या क्या कार्य किए गए। तो सबसे पहले हम देखेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि संयुक्त रूप से कार्य करने के जो उद्योग संयुक्त रूप से कार्य करते हैं उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम समझेंगे कि सामाजिक अर्थव्यवस्था और निजी अर्थव्यवस्था। सामाजिक अर्थव्यवस्था और निजी अर्थव्यवस्था ये दोनों मिलकर कार्य करते हैं, तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाएंगे। सामाजिक अर्थव्यवस्था क्या है? तो सामाजिक अर्थव्यवस्था ये सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाएं होती है जो सरकार की निगरानी में होती है और सरकार के ही द्वारा चलाई जाती है। तो ये हो गई सामाजिक अर्थव्यवस्था। निजी व्यवस्था क्या होती है? निजी अर्थव्यवस्था क्या होती है? तो निजी अर्थव्यवस्था जो प्राइवेट होती है, निजी यानी अपने तक ही सीमित होती है, जो जिसके अंदर अपना पैसा लगाकर अपन ही कोई कंपनी की शुरुआत करते हैं और अपन उसको आगे बढ़ाते हैं, उसको उद्योग चलाते हैं। तो वही हमारी निजी अर्थव्यवस्था। फिर भी निजी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भी इस पर सरकार की निगरानी होती है। अगर हमें कोई निजी कंपनी की शुरुआत करनी है तो हमें उसके लिए सरकार से लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ती है। जब तक हमें सरकार के द्वारा लाइसेंस प्राप्त न हो तो हम अपनी कोई भी कंपनी की शुरुआत नहीं कर सकते। कोई भी कंपनी का आगाज़ नहीं हो सकता है सरकार की अनुमति के बगैर। तो निजी अर्थव्यवस्था और सामाजिक अर्थव्यवस्था यह दोनों सरकार द्वारा ही चलती है। ये दोनों अर्थव्यवस्था मिलकर मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। जो हमारा पहला पॉइंट है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो हमने देखा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसके बाद में हम देखेंगे कि संयुक्त क्षेत्र हमारा पॉइंट है। संयुक्त क्षेत्र
संयुक्त क्षेत्र, ये संयुक्त क्षेत्र क्या है? संयुक्त क्षेत्र यानी मैंने जो आपको बताया है कि जैसे इस मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों अर्थव्यवस्था मिलकर कार्य करती है तो उस मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो ये संयुक्त अर्थव्यवस्था का मतलब भी बिल्कुल उसी तरह है कि जब दो लोग मिलकर कार्य करते हैं तो वो उसे संयुक्त अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो संयुक्त अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र। पहला आता है सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र। दूसरा है निजी क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र वो होता है जो सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं या सरकार द्वारा जो कंपनियां चलती है तो उसे सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं, जो सभी के लिए होती है। उसकी कोई भी वैसी योजना सीमित नहीं होती है, वो हर किसी के लिए चलाई जाने वाली योजनाएं होती है तो उसे सार्वजनिक योजना कहते हैं। जैसे कि सार्वजनिक योजनाओं के अंतर्गत आता है रेल वगैरह, रेल की पटरियां वगैरह, यह सब सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पहले ऐसा था कि हम अपनी सिटी से दूसरी सिटी से संपर्क नहीं कर पाते थे। हमें दूसरी सिटी जाने के लिए कोई साधन नहीं था। पहले के ज़माने में ऐसा था कि हमें दूसरी सिटी में जाने के लिए कोई साधन उपलब्ध नहीं था। हमें अगर बरसों तक हम अपने रिश्तेदारों से मिल नहीं पाते थे, कई बरसों तक हम एक दूसरे को देख नहीं पाते थे, एक दूसरे के घर नहीं जा पाते थे, क्योंकि हमें जाने आने के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी। तो इसी के लिए सरकार ने देखा है कि अगर जाना होता भी था किसी के यहाँ, दूसरे अगर अपने सिटी से कहीं दूसरी सिटी में जाना होता था तो लोग बैलगाड़ी या फिर कह लो पैदल कई रोज तक पैदल चलकर जाया करते थे, या फिर बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया करते थे, तब जाके दूसरी सिटी जाते थे। या फिर किसी से बात करना हो तो पत्र लिख दिया करते थे। तो ऐसे ही एक दूसरे से संपर्क बनाए रखते थे। तो ये हो गया हमारा सार्वजनिक क्षेत्र। फिर उसके बाद में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत ही सरकार ने ये सोचा है कि भाई अगर हमें दूसरे क्षेत्र में संपर्क करना हो तो इससे आसानी से कैसे संपर्क कर सके, तो इसीलिए सरकार ने रेल का आरंभ किया। रेल की पटरियां बनाने लगा और रेल की पटरियों के मार्ग डालने लगा और रेल की पटरियों की शुरुआत की। रेल की पटरियां बनने के बाद में रेल चलने लगी और हम एक दूसरे से संपर्क करने लगे, एक दूसरे के संपर्क में आने लगे और एक दूसरे को जानने लगे, आसानी से एक दूसरे के पास जाने लगे और हमारे जाने का मार्ग भी खुल गया और हम एक दूसरे के संपर्क में आ गए। तो ये हो गया ना हमारा सार्वजनिक क्षेत्र, जो रेल वगैरह ये जिसके अंदर आता है। तो ये हो गया सार्वजनिक क्षेत्र, जो सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जाती है उसे सार्वजनिक क्षेत्र कहा जाता है। निजी क्षेत्र के अंतर्गत हम जो निजी कंपनियां होती है जो सिर्फ एक हद तक सीमित होती है तो उसे कहते हैं निजी क्षेत्र। जो प्राइवेट होती है सरकार का उसके ऊपर कोई इन्वॉल्व नहीं होता है, वो एक सीमित रूप से सीमित ही रह जाती है और अब जिसके अंदर अपना ही पैसा लगाकर जिसका कार्य पूर्ण किया जाता है उसके ऊपर कार्य किया जाता है, तो वो हो गया है निजी क्षेत्र। तो ये हमारा संयुक्त क्षेत्र के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र था। तो हमने देखा है। इसके बाद में पंचवर्षीय योजना आती है। तो पंचवर्षीय योजना है, एक के बाद में एक ऐसे 9 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई आर्थिक विकास के अंतर्गत। तो हम देखेंगे एक के बाद में एक कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंदर कौन सी स्कीम लाई गई, कौन सी योजनाएं लाई गई वगैरह वगैरह। तो हमने देखा है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत संयुक्त अर्थव्यवस्था एंड सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र। अब हम देखेंगे पंचवर्षीय योजना।
पंचवर्षीय योजना। पहले तो हम देखेंगे कि पंचवर्षीय योजना किसे कहते हैं। पंचवर्षीय योजना ये होती है कि जो 5 साल के बाद में हर योजना चलाई जाती है तो उसे पंचवर्षीय योजना कहते हैं। जैसे हर 5 साल के बाद में हम देखते हैं कि हमारे घर कोई ना कोई सर्वे करने के लिए आता है, कभी किसी चीज़ का सर्वे करने के लिए आता है तो कभी किसी चीज़ का सर्वे करने के लिए आता है। तो हम देखते हैं लोकसभा द्वारा यह पंचवर्षीय योजना 5 साल में एक बार में इसका स्राव किया जाता है, सर्वे किया जाता है, इसे कहते हैं पंचवर्षीय योजना। तो पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य ये था कि इसकी शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो पंचवर्षीय योजना का आगाज प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो उनका उद्देश्य ये, इस पंचवर्षीय योजना चलाने का उद्देश्य उनका ये था कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि पैदा हो, मतलब जो अपने राष्ट्र की आय होती है उसके अंदर वृद्धि पैदा हो, कृषि उत्पादन के अंदर वृद्धि पैदा हो, यानी जो कृषि उत्पादन होता है तो वो हमारे देश के लिए पर्याप्त नहीं होता है। तो इसीलिए सरकार द्वारा चलाई गई योजना के जरिए उनका यही उद्देश्य था कि जो भी उत्पादन होता है कृषि द्वारा, जो भी किसानों द्वारा कृषि के अंतर्गत जो भी उत्पादन होता है तो वो हमारे देश के लिए पर्याप्त रूप से उसका उत्पादन हो। इसीलिए उनका उद्देश्य यही था कि कृषि उत्पादन के अंदर वृद्धि हो। तीसरा इनका उद्देश्य ये था कि दरिद्रता दूर हो, यानी देश के अंदर जो भी दरिद्रता थी, जो भी गरीबी थी, जो भी मतलब गरीब तबके थे तो उनकी दरिद्रता दूर हो। वे चाहते थे कि सभी लोग अपने पेट भर के खाना खा सके और ये अपनी दरिद्रता को दूर करें। तो उनका उद्देश्य यही था कि सभी अच्छे से रहे और अपने उत्पादन की वृद्धि करें। किसानों के लिए भी उनका यही उद्देश्य था कि किसान अपनी ज़्यादा से ज़्यादा खेती करे और देश के लिए उसका अन्न का उत्पादन पर्याप्त रूप से उत्पन्न हो। चौथा उनका उद्देश्य यही था कि तो आर्थिक रूप से पर्याप्त हो जाए, देश के अंदर कोई भी आर्थिक समस्या पैदा ना हो, कोई भी आर्थिक समस्या आर्थिकता को लेकर कोई भी ऐसी समस्या पैदा ना हो जो देश के लिए अड़चन पैदा करे। इसीलिए उनका ये उद्देश्य था कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो, किसानों की उत्पन्न में वृद्धि हो, दरिद्रता दूर हो, आर्थिक विकास हो, यह सभी उनका उद्देश्य था पंचवर्षीय योजना चलाने का। तो हम देखेंगे पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई है। पहली पंचवर्षीय योजना पहली पंचवर्षीय योजना यह 1951 से लेकर 1956 तक चलाई गई। 1951 से 1956 तक। पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से लेकर 1956 तक का माना जाता है। इसके अंतर्गत उनका ये था कि कृषि का उत्पन्न ज़्यादा हो, कृषि द्वारा कोई भी ऐसी समस्या देश के सामने खड़ी ना हो कि उनका मतलब अन्न कम पड़ रहा हो या उत्पादन कम पड़ रहा हो, पर्याप्त नहीं हो रहा है, देश के लिए उत्पादन पर्याप्त नहीं हो रहा है। इसीलिए उन्होंने ज़्यादातर गौर पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत पहले उन्होंने किसान के ऊपर गौर किया है। इसके बाद में आई है 1956 से लेकर 1961 तक के दूसरी पंचवर्षीय योजना। 1956 से 1961 तक। 1956 से 1961 का कार्यकाल रहा है दूसरी पंचवर्षीय योजना। इसके अंतर्गत सरकार का यही उद्देश्य था कि औद्योगिक कंपनियों की शुरुआत की जाए।
मतलब देश के अंदर ऐसे औद्योगिक कंपनियां लाई जाए जिसके कारण जिसके अंदर लोगों को काम भी पर्याप्त रूप से काम भी मिले और अपना पेट भर सके और अपने परिवार का भी पेट भर सके। इसीलिए दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत औद्योगिकरण का आगाज किया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना आती है 1961 से लेकर 1966 तक। तीसरी 1961 से 1966, 1961 से लेकर 1966 तक ये तीसरी पंचवर्षीय योजना है। इसी तरह एक के बाद में एक पंचवर्षीय योजना आती गई और उसके अंदर अपना नए योजनाएं बनती गई है। इसी तरह चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1969 से लेकर 1974 तक रहा है और पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1974 से लेकर 1989 तक के माना गया है। और इसी तरह एक के बाद में एक ऐसी 9 पंचवर्षीय योजना है जो आर्थिक विकास के अंतर्गत चलाई गई है, आज़ादी के बाद के विकास के अंतर्गत। तो ये थी हमारी 9 पंचवर्षीय योजना जो एक के बाद में एक लोगों के हित के लिए चलाई गई है। इसके बाद में आता है बैंकों का राष्ट्रीयकरण। बैंकों का राष्ट्रीयकरण। बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इनका आगाज पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनका आगाज किया था। उनका मत ये था कि बैंकों द्वारा अपनी राष्ट्रीय आय बढ़ाई जाए। मतलब पहली उन्होंने बैंक का राष्ट्रीयकरण किया था 1955 में, इंपेरियल बैंक का 1955 में इन्होंने इंपेरियल बैंक का 1955 में इन्होंने इंपेरियल बैंक का आगाज किया था। तो ये एक प्राइवेट बैंक थी, निजी बैंक थी। तो इसको सरकारी मान्यता दिलाने के लिए सरकार के इनका मतलब ये मत था कि अगर इसको कोई नुकसान होता है तो इसका नुकसान कौन भरेगा। इसके लिए इन्होंने इसे इंपेरियल बैंक से इसे स्टेट बैंक में तब्दील कर दिया। इसे स्टेट बैंक में तब्दील कर दिया गया था। ये कांग्रेस द्वारा आगाज हुआ था। पहली बैंक राष्ट्रीयकरण हुआ था 1955 में इंपेरियल बैंक, और इंपेरियल बैंक से इसका नाम बदलकर स्टेट बैंक में कर दिया गया था। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा हुआ था। इसके बाद में 1969 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। बाद में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इंदिरा गांधी द्वारा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसका भी यही मत था कि ये बैंकों द्वारा राष्ट्र की आय बढ़ाई जाए। जो भी मतलब इससे जो भी आय आएंगे इसके लिए राष्ट्र की आय बढ़ेंगी, राष्ट्र का इससे आर्थिक विकास होगा।
तो ये बैंकों का निर्माण करने का उद्देश्य यही था कि इसके अंतर्गत राष्ट्रीयता बढ़े। तो फिर इसके थोड़े दिन ये चलती रही, इसके बाद में इसके अंदर नुकसान आ गया, उसके अंदर उसका नुकसान हो गया है। तो कुछ दिनों बाद में फिर ऐसा हुआ है कि देश को इसको छुड़ाने के लिए देश के अंदर ऐसी आर्थिक व्यवस्था क्या मतलब वो हो गई है कि इसको सोना दूसरे देश में जाके, इंग्लैंड में जाके सोना गिरवी रखना पड़ा। तो ये थी हमारी बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो इसके बाद में आते हैं पंडित श्राव जी, जिन्होंने तत्काल में मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री का पद पर निर्माण किया था। मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री। मनमोहन सिंह ये हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री ने वित्त मंत्री के रूप में स्वीकार किया था। वित्त मंत्री तो मनमोहन सिंह ने एक के बाद में एक योजनाएं चलाती गई, और योजनाएं बनाने के बाद में इन्होंने इनकी योजनाएं काम में भी आई है। और इन्होंने ऐसी योजना बनाई है, कांग्रेस पार्टी का आगाज किया है। कांग्रेस पार्टी के आगाज करने के बाद में इन्होंने ऐसी बहुत सी योजनाएं बनाई है जिसके कारण इन्हें फायदा भी हुआ है। और जो सोना, हमारे देश का सोना इंग्लैंड जाकर कहाँ रखा गया था, गिरवी रखा गया था, उसे भी छुड़ा के लेकर आया है और अपनी देश के आर्थिक विकास में वृद्धि किया है। अब हम देखेंगे श्रमिक विकास। श्रमिक विकास श्रमिक विकास किसे कहते हैं? श्रमिक यानी मजदूरों का विकास। तो श्रमिक विकास के लिए सरकार द्वारा कई मिलें खोली गई ताकि गरीब तबके के मजदूर उसके अंदर काम करें और अपना परिवार पाले। तो पहली मिल का आगाज हुआ था 1969 में। कपड़े की पहली मिल का आगाज हुआ था 1969 में। सन 1969 में कपड़े की पहली मिल बनाई गई थी, जिसके अंदर ऐसे कई मजदूर थे जिसके अंदर काम करते थे और अपना परिवार पालते थे। तो जब ये पहली मिल का निर्माण किया गया श्रमिक विकास के अंतर्गत, तो ऐसे कई मजदूर थे जिन्होंने जो वहाँ पर काम करके अपना परिवार का पेट भरते थे। तो उन्हें 1981 की दिवाली आने के बाद में उन्हें ये आभास हुआ है कि भाई अब 1981 की दिवाली आ रही है, तो श्रमिक विकास के अंतर्गत बहुत सारा आर्थिक विकास हुआ है, तो हमें भी अच्छा खासा बोनस मिलेगा। तो उन्हें इस बात का मतलब उन्होंने ये आस लगा के बैठे थे कि उन्हें 20% 1981 की दिवाली में 20% बोनस मिलेगा। 1981 की दिवाली में मजदूरों ने ये आस लगाए बैठे थे अपने मिल मालिकों से कि 1981 की दिवाली के अंदर उन्हें 20% का बोनस मिलेगा, लेकिन 20% का बोनस उन्हें नहीं मिला। मिल मालिकों से बात करके उन्हें सिर्फ 8 से लेकर 17 तक बोनस देने का निर्णय लिया गया, जिससे मजदूर लोग बहुत ही दुखी हो गए। उन्हें मतलब उनकी आस थी कि उन्हें 20% बोनस मिले और 20% के बजाय उन्हें 70% ही बोनस मिला है। उनके बोनस के अंदर कटौती की गई है, ये बात को वो सहन नहीं कर पाया और वो लोग हड़ताल पर उतर गए। तो इसी प्रकार पहली बार हड़ताल की गई थी, जो 1.5 वर्ष तक की चली थी। मजदूर द्वारा चलाई गई हड़ताल, ये 1.5 वर्ष तक की हड़ताल की गई थी, जिसके अंदर कई ऐसे मजदूर
संगठनों ने हिस्सा लिया और इसके लिए हड़ताल किया। तो ये हमारी थी श्रमिक विकास। इसके बाद में नई आर्थिक नीति आती है। नई आर्थिक नीति का आगाज मनमोहन सिंह ने किया था, जब वो वित्त मंत्री के रूप में स्वीकार किए गए थे। जो मनमोहन सिंह जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, वो मनमोहन सिंह वित्त मंत्री के रूप में जब स्वीकार किए गए थे, उस टाइम के दौर पे मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। तो उन्होंने एक नई आर्थिक नीति चलाई, जिसके द्वारा उनका यही मत था कि इससे लोगों का फायदा हो। इसके अंतर्गत ऐसे बहुत सी योजनाएं चलाई उन्होंने, जिसके अंतर्गत लोगों का फायदा हुआ। बहुत सी श्रमिक इनसे प्रसन्न हुए। और ये एक यही थे जो कांग्रेस की पार्टी के आगाज करने के बाद में जो देश का आर्थिक विकास ऊपर बढ़ने लगा और देश का आर्थिक विकास में वृद्धि होने लगी। तो हमने देखा है आर्थिक विकास इतिहास के अंदर का पार्ट नंबर 4 आर्थिक विकास पढ़ा है। स्वतंत्रता के बाद के विकास में होने वाला बदलाव और स्वतंत्रता के बाद के आर्थिक विकास के ऊपर नजर डाला है हमने। तो हमने एक के बाद में एक सभी देखा है, श्रमिक विकास, संयुक्त विकास, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, पंचवर्षीय योजनाएं। तो ऐसी हमने 9 योजनाएं देखी है। उसके बाद में हमने देखा है बैंकों का राष्ट्रीयकरण, आर्थिक नीति आदि। ये सभी हमने विस्तार से देखा है। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छी तरह समझा होगा। तो आपके लिए इसके ऊपर गृह पाठ है। पंचवर्षीय योजनाओं को विस्तार से पढ़कर आए। तो बच्चों, आपके लिए गृह पाठ है, पंचवर्षीय योजनाओं को विस्तार से पढ़कर आए। ठीक है, ओके, धन्यवाद।